जय श्री कृष्ण। आज हम गीताराम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 का सामाजिक ज्ञान विज्ञान का जो नागरिक शास्त्र का भाग है, पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 7 हास्यकरण की समझ पढ़ रहे थे। इसमें हमने पहले पढ़ा था आदिवासियों की किस तरह की जो प्रचलित छवियां हैं, हास्यकरण किसे कहते हैं, अर्थ। और आज हम पढ़ेंगे आदिवासियों का विकास। क्या पढ़ेंगे? आदिवासी और विकास, यानी उनके समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जब वो समाज के हाशिए पर चले गए, समाज से पिछड़ गए मुख्य धारा से, तो उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए क्या प्रयास हुए या क्या तौर तरीके बदले, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत बड़ा गहरा योगदान रहा। जितने भी यानी हमारे विकास में जो जंगलों का योगदान, इस जंगलों के योगदान की वजह से किसी न किसी रूप में हम हैं जो आदिवासियों के संपर्क में आते रहे, और आदिवासियों ने हमारे विकास से पुराने काल से लेकर आधुनिक काल तक हमारे हैं जो विकास में कई तरह के हैं जो योगदान दिया। जंगलों से हमें सब तरह की इमारतें, लकड़ी, खेती, उपयोग के लिए विशाल वन भूमियां जो थी आदिवासियों के लिए वो मिलती भी रही, और उसके लिए हमने उन चीजों को, जंगलों को साफ भी किया। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी। क्यों? क्योंकि ये आमजन से अछूते थे, आमजनों की पहुंच से दूर थे, इसलिए इन्होंने ये चीजें हमेशा संभलकर और सुरक्षित रूप से यहाँ थी। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार इनसे छीना भी गया। समाज ने इनसे इनकी जमीनें छीन भी ली। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुट, कौन से औद्योगिक गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफी बार उनकी हैं जो जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कम किया गया। यानी आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया गया, और कई बार कठोर नियम लगाकर, कई बार जबरदस्ती, और कई बार है जो उनके ऊपर है जो अनेक तरह की है जो निर्धारित प्रक्रिया के बगैर उन्हें बेदखल किया गया। खनन और खनन परियोजनाओं के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ा। क्या हुआ? आदिवासियों को खनन प्रक्रिया की वजह से, खनन प्रक्रिया की वजह से एक शब्द आया है, विस्थापित होना पड़ा। अब ये विस्थापित किसे कहते हैं? विस्थापित जब व्यक्ति को जब व्यक्ति या समुदाय को चार कारणों से, जिनमें आपका पहला है वो है प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों से मूल स्थान को छोड़ना पड़ता है। मूल स्थान से अन्य स्थानों पर पलायन करना पड़ता है, लेकिन शर्त है अपने ही देश में अगर व्यक्ति या किसी समुदाय को प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर पलायन करना पड़ता है, उसको विस्थापित कहते हैं। लेकिन ये शर्त है अपने ही देश में। अगर एक देश से दूसरे देश में जाना पड़े,
भाषा को शरणार्थी कहा जाता है। रिफ्यूजी क्या कहा जाता है? शरणार्थी कहा जाता है। होता वही है, प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जब व्यक्ति को अपने एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है या अपने देश को छोड़ना पड़ता है, वो तो शरणार्थी कहलाते हैं। और अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को विस्थापित कहते हैं। शरणार्थी और विस्थापितों को जब वापस नए सिरे से बसाया जाता है तो उसको कहते हैं पुनर्वास। क्या कहते हैं? पुनर्वास। उनका पुनर्वास किया जाता है। तो हमारे आदिवासियों को हमारे विकास के लिए विस्थापित होना पड़ा, अर्थात अपने ही देश में इनको जो राजनीतिक कारणों से जाना पड़ा। विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक ज्यादा केवल आदिवासी थे। आदिवासियों के बीच काम करने वाले कुछ संगठनों ने रिपोर्ट में बताया कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें 80% के लगभग लोग आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीनें देश में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी थी। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीनें लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चल रहे टकरावों के बीच बंधी हुई हैं। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए। ये ऐसे इलाके थे जो मूल रूप से आदिवासियों के पास थे और आदिवासियों को वहां से हटा दिया गया विस्थापित। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो अब उन्हीं आदिवासियों को घुसपैठिए कहा जाता है, गैर कानूनी रहने वाले। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़कर आदिवासी समुदाय अपने आजीविका और भोजन के लिए मुख्य स्रोतों से वंचित हो गए। उन्हें अपने परंपरागत निवास स्थलों के छिन जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योग धंधे, इमारतें या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन पर नौकरियां करनी पड़ रही हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर करते हैं। इस वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो रहे हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। अब आदिवासी कुपोषण और गरीबी रेखा से तो जूझ ही रहे हैं। उनमें कुपोषण की संख्या भी ज्यादा है बच्चों में और साक्षरता की दर भी कम है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और बहुत कुछ छीना जाता है। यानी जब एक जगह से किसी को विस्थापित किया जाता है तो सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं होता है, उसकी कई चीजें वहां छूट जाती हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गवा देते हैं। उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत जो होता है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन का कहना था कि उन्होंने हमारी जमीन को छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि छीन ली, मंदिर छीन लिए, कुएं छीन लिए, तालाब और सब कुछ उन्होंने अपने अधीन कब्जे में ले लिया। फिर हम वहाँ कैसे जिंदगी जिएंगे। इस तरह से आदिवासियों के जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दायरे में होने वाले विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करते हैं। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की इस प्रक्रिया का दर्दनाक और हिंसक असर उन लोगों में होता है। तो ये हमारा आज का जो अध्याय था। कल हम अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ेंगे। आदिवासी अलग चीज होती हैं और अल्पसंख्यक अलग समुदाय होते हैं, उनके बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।